आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 परीक्षा में जीके ग्रुप बी के पेपर में मैथ व रीजनिंग सवालों के सॉल्यूशन, जिसमें 48 नंबर का सवाल था। एक श्रेणी 5, 10, 26, 50 और 122, जिसका अगला पद क्या होगा। तो इसके लिए हम अगर लिखना शुरू करें 5, 10, 26, 50 और 122, इसका अगला पद हमें पूछा है। तो 5 को अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं +1, 10 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 26 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर प्लस में 1, और 50 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस में 1, और 122 को लिखेंगे 11 का स्क्वायर प्लस में 1। ध्यान से देखने पर पता चलेगा 2, 3, 5, 7 और 11 ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, क्रमागत अभाज्य संख्याएं। तो इसी क्रम में अगली जो अभाज्य संख्या हमारे पास होगी वो होगी 13। तो हमें जवाब में 13 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 169 प्लस का 1 इक्वल्स टू 170। तो इस प्रथम प्रश्न का उत्तर होगा 170। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 49 नंबर, जिसमें कहा कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में इसी क्रमानुसार खड़े हैं। जैसे एक पंक्ति है जिसमें व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी इसी क्रमानुसार खड़े हैं। प्रथम 2 व्यक्तियों ए और बी के मध्य की दूरी, इन दोनों के मध्य की दूरी बताई गई है प्रश्न में 10 मीटर, और कहा है कि तथा क्रमागत व्यक्तियों के मध्य दूरी 1 मीटर कम हो जाती है। तो जैसे बी से सी तक चलेंगे 1 कम हो गई 9 मीटर, सी से डी तक चलेंगे फिर 8 मीटर, डी से ई तक चलेंगे 7 मीटर, ई से एफ 6 मीटर और एफ से जी 5 मीटर। हमसे पूछा है तो बी और एफ के मध्य की दूरी, तो बी हो गया यहाँ पर, एफ हो गया यहाँ पर, इनके मध्य की दूरी कितनी हो गई 9 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 6 मीटर, 9 और 8 17 मीटर प्लस 6 और 7 13 मीटर। तो 17 और 13 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 30 मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है इसी क्रम में कि यदि एक्स स्क्वायर और एक्स 1/x स्क्वायर का समांतर माध्य एम स्क्वायर है तो x प्लस 1/x का माध्य, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। तो जब भी दो संख्याओं का समांतर माध्य एम स्क्वायर दिया तब हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोनों संख्याओं का योग बटा 2 उसके समांतर माध्य के बराबर होगा। ये एक प्रमेय है जो हम जानते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये 2 जो यहाँ भाग में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2m स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोनों दिशाओं में 2 2 जोड़ दूँ, 2m स्क्वायर प्लस का 2, आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये x प्लस 1/x की क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर बन जाएगी, बराबर 2m स्क्वायर प्लस में 2। अब मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो x प्लस 1/x बराबर 2m स्क्वायर प्लस का 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे हमने किया था कि दो संख्याओं का जब भी समांतर माध्य एम स्क्वायर दिया हो तो संख्याओं का योगफल में 2 का भाग देंगे, लेकिन जब इन दो संख्याओं का हमें समांतर माध्य निकालना है तो हम इनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर √2m स्क्वायर प्लस में 2। जब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है उधर जाके जब भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा √2m स्क्वायर प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2। आपको एक चीज़ अच्छी तरीके से पता है, जब भी कोई चीज़ अंडर रूट से बाहर आती है तो उसकी पावर आधी होती है, लेकिन अंडर रूट के अगर अंदर जाएगी तो उसकी पावर डबल हो जाएगी। तभी हम इसको लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस में 2। जब ये 2 नीचे है ये इस अंडर रूट के अंदर जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब ऊपर से कॉमन आ रहा है 2m स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 2 से जाएगा 2 बार, तो आंसर क्या बच जाएगा x प्लस 1/x बराबर √m स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा होगा एक सही, जिसमें m स्क्वायर प्लस 1/2। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न, जिसमें दिया है कि 29, 32, 48, 50 x और x प्लस 2, 72, 78, 84 और 95 यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 63 है तो हमसे x का मान पूछा है। लेकिन इन्होंने प्रश्न में साफ साफ बताया कि इन्होंने प्रेक्षणों को पहले ही किसमें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके हमें दिया है। पदों की संख्या यदि सम है तब बीच के 2 पद उनकी जो माध्यिका है उनका योगफल उस पूरी की माध्यिका के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो बीच के 2 पद x और x प्लस 2 इनका हम
ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 63। तो x प्लस 2, ये 2 यहाँ पर भाग में इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो 126, 63 गुणा 2 कितने होते हैं 126, x और x 2x, ये प्लस का 2 इधर जाके क्या किसका होएगा माइनस का 2, तो 2x बराबर 124 में से 2 गए 124, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 62। क्या आ जाएगा x का मान 62, जो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट। प्रश्न था कि x इज इक्वल्स टू 2 प्लस में √3 हो तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था कि x प्लस 1/x एक परिमेय संख्या है और x माइनस 1/x एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम करके देखते हैं कि x का मान है हमारे पास 2 प्लस में √3, तो कहा है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x होगा क्या, एक बार हम निकाल के देखते हैं x प्लस 1/x, एक निकाल के देखते हैं x माइनस 1/x। अगर देखो x प्लस 1/x निकालते हैं तो 2 प्लस में √3 प्लस में 1 बट्टे में 2 प्लस में √3, इसको अगर हम ऐसे कॉपी करें यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में √3 माइनस का 1 बट्टे में 2 प्लस में √3, लघुत्तम दोनों में सेम आएगा 2 प्लस में √3, 2 प्लस में √3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1, ये तो आ जाएगा इधर, और इधर क्या होगा अगर हम निकालें तो 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 प्लस में √3, ये आ जाएगा इधर। मैं ये x प्लस 1/x और x माइनस 1/x एक बार नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए इसको अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, 2 × 2 4 √3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में √3। पहले मैं इसी को सोल्व कर देता हूँ आपको, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 प्लस में 4 √3 बट्टे में 2 प्लस में √3। अब इससे तो पता नहीं चलेगा हमें परिमेय या फिर अपरिमेय, तो हम क्या करते हैं इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। यदि 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, 8 प्लस में 4 √3 को गुणा करेंगे किससे 2 माइनस √3 से, डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, a प्लस बी और a माइनस बी होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 8 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 √3, फिर प्लस 4 √3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 दूनी 8 √3, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 और √3 हो जाएगा 3, तो 4 3 12। अब देखिए बट्टे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो हर तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ये माइनस का 8 √3 है, ये प्लस का 8 √3 है, ये भी आपस में कैंसिल, तो बचा क्या 16 माइनस 4 3 12 डिवाइडेड बाई 1, 16 में से 12 गए तो कितने बच गए हमारे पास 4। तो मतलब x प्लस 1/x यहाँ पर क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। तो पहला कथन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही। अब देखते हैं x माइनस 1/x की कहानी, इसी को फिर मैं इसका एक ब्रैकेट खोलता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 √3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सेम रिजल्ट इधर भी कॉपी हुआ था, लेकिन यहाँ पर +1 की यहाँ पर -1 की जगह क्या था +1, तो यहाँ पर ये जोड़कर कितने हो गए थे 8, लेकिन यहाँ पर जोड़कर कितने हो जाएंगे 6 प्लस का 4 √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में √3। फिर भी इसका परिमेयकरण करते हैं, 2 माइनस √3 बट्टे में 2 माइनस में √3। अब देखो ये नीचे तो फिर 1 हो जाएगा, आपको पता ही है कि 2a माइनस बी a प्लस बी, इसी की तरह सेम हर कितना आ जाएगा इसका भी 1। लेकिन जब हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 दूने 12 माइनस 6 √3, 6 को √3 से भी किया 6 √3 प्लस 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 4 √3 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 √3, और 4 √3 में इसका करेंगे तो माइनस का 4 3 वही सेम 12। ठीक है, 12 यहाँ पे प्लस का 12, यहाँ पर माइनस का 12, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 8 √3 से 6 √3 गए माइनस के, तो कितने बचे प्लस के 2 √3, तो अभी भी रूट में संख्या है, तो मतलब ये संख्या कैसी होगी एक अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय। तो दूसरा कथन देखो, दूसरा जो कथन था कि x माइनस 1/x एक अपरिमेय संख्या, तो हाँ बिल्कुल ये कथन भी एकदम सत्य है। अब हम आगे और ऑप्शनों को चेक करके नहीं देखेंगे, इसी से हम सीखेंगे कि यदि x प्लस 1/x क्या है एक परिमेय संख्या है और x माइनस 1/x एक अपरिमेय संख्या है, तो जब भी दो एक अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा। जब हम परिमेय को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा अपरिमेय, यही तो बात हुई। तो अब यहाँ पर देखो क्या बोला तीसरे लाइन में कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये तो परिमेय है, लेकिन इसको जो
ये जो अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो हमारे पास अपरिमेय संख्या आनी चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत। चौथे की बात करें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करें तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, एकदम बात सही है। तो इस प्रकार देखें कौन से ऑप्शन में मिलेंगे, ए, बी और डी। ध्यान से देखिए कथन नंबर 4, ए, बी, डी सही है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में एक बहुपद है। बहुपद कैसा, एक्स की क्यूब माइनस 4x² प्लस में x प्लस में 6 का एक शून्य माइनस 1 है, तब अन्य शून्य कितने हैं। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को, जैसे -1 जैसे ही हम इक्वेशन में रखेंगे, अगर मैं रखूं तो -1 की क्यूब माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 1 प्लस में 6, तो मैं रखूँगा तो -1 की क्यूब माइनस का 1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो प्लस को 1 को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का 1 फिर प्लस का 6। आप देखो माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 और प्लस का 6, तो मतलब 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1 6, तो माइनस का 6 और प्लस का 6। अगर हम इसका सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो एक शून्य माइनस 1 है। तो इस प्रश्न को तरीके से करने से बजाय अच्छा रहेगा कि हम ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं। जैसे मानो मैंने पहला ऑप्शन रखा है कि x की जगह हम रख दें 2 और 3, एक ही ऑप्शन सही होगा। जो भी ऑप्शन इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा कि जैसे जो मान हम रखेंगे उसके मान 0 आ रहा है दोनों का, तो हम वही आंसर को टिक कर देंगे। जैसे पहला था 2 और 3, तो x की क्यूब माइनस 4x² प्लस का x प्लस का 6, तो मैं चेक कर रहा हूँ पहले किसके लिए, 2 और 3 के लिए। तो अगर देखिए मैं यहाँ पर पहले 2 रख के देखता हूँ, तो 2 की क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 6, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 माइनस का 4 गुणा 2 की स्क्वायर 4, 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8। आप देख पा रहे हो 8 और 8 कितने हो गए 16, माइनस को 4 से प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 16 प्लस के 16, आंसर कितना आ गया 0। लेकिन अभी तो 2 ही हुआ है, अब हम रख के देखेंगे 3। मैं अब 3 रख के देखता हूँ, तो 3 की क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 6, 3 की क्यूब होती है 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3 और प्लस का 6। अब देखो 6 और 3 9, ये प्लस का और ये 27 भी प्लस का, 27 और 9 कितने होते हैं 36, कितने होते हैं 36 प्लस के, यहाँ पे 9 चौके 36, लेकिन होंगे किसके माइनस के, तो माइनस के 36 से प्लस के 36 के, तो आंसर कितना आ गया 0। तो हम आगे किसी और ऑप्शंस को चेक करेंगे ही नहीं, हमें जैसे ही हमारा आंसर 0 मिल जाता है किस पर, x का मान, x की जगह कितना रखने पर 2 और 3, तो हम वहीं पर उसको क्या कर देते हैं आंसर फाइंड। ये अगला जो प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, कि यदि रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हैं आपको 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 7, एक दिया है 2ax प्लस a प्लस में b बाद में y इज इक्वल्स टू 28 के अनंत हल विद्यमान है। जब भी किसी दो समीकरण जिनकी तुलना की गई हो और उनके अनंत हल विद्यमान हो, तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो x को और x के फैक्टर को, x और x के गुणज को अगर हम कंपेयर करें तो 2/2a बराबर b का है 3/a प्लस में b इज इक्वल्स टू 7/28। तो देखो 7/28 तो आपको पता है 1/4, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/a बराबर 1/4। एक बार मैं इसकी तुलना सीधे इससे कर लेता हूँ, फिर इसकी तुलना इससे भी कर लेंगे। पहले मैंने 2/2a था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब बच गया हमारे पास कितना 1/a इज इक्वल्स टू 1/4। यदि हम इसको पलट दें तो a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा देखते हैं, 3 यहाँ से 3/a प्लस में b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/4। यदि मैं इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 12 बराबर a प्लस में b। अब देखो a का मान तो हमने निकाल लिया, कितना है 4, 4 प्लस में b बराबर में 12, तो b का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8। तो आप ध्यान से देखोगे तो a का मान है 4, b का मान है 8, मतलब b को हम ये लिख सकते हैं कि तो b को 2a, क्योंकि 8 इज इक्वल्स टू 2 गुणा 4, तो b का क्या लिख सकते हैं 2a। तो ऑप्शन देखें कौन सा सही है, तो b बराबर 2a, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 55 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक भुजा 10 मीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। क्या होता है, शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। आप सूत्र में देख पा रहे हो एल त्रियक भुजा तो हमारे पास दी है इसने, लेकिन आर त्रिज्या का कोई हमारे पास नहीं है, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। देखो शंकु आकृति अगर मैं बनाऊं तो ये होता है शंकु, इसमें ये काम करती है त्रिज्या का, ये काम करती है उसकी ऊंचाई, और ये होती है उसकी त्रियक लंबाई। तो इसको तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से भी समझ सकते हैं। तो जो त्रियक ऊंचाई है इसका मान कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, या फिर पाइथागोरस प्रमेय से लिखें एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसी सूत्र में मैं मान रख देता हूँ, चाहे इसमें रख दो, एक ही बात है। अगर मैं रखूँ एल की जगह कितना रख दूँ? 10 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी दी है प्रश्न में? 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो आपको पता है कि आर का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर प्लस 64, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 64, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 36 और आर का मान आ जाएगा हमारे पास में 6। अब देखो इस सूत्र में आओ, पाई का मान इसने दिया है कि आपको रखना कितना है? 3.14, तो मैं रख देता हूँ 3.14 गुणा आर हमने अभी निकाला है 6, एल हमने अभी प्रश्न में दिया था 10। हमने बचपन से पढ़ा है कि 2 पर अगर दशमलव है तो हम इसको लिख देंगे 314 बट्टे में 100 लिख देंगे, गुणा में 6 गुणा में 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 6 चौके 24 का 4 हासिल की 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8, और 6 तिये 18, बट्टे में कितना बचा हमारे पास? 10। देखो 1884 बट्टे में 10 है, तो ये एक बिंदु है, तो एक पे पॉइंट चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 188.4 मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन से देखो 188, ये देखो डी ऑप्शन में इसका अपने को करेक्ट आंसर है। अगला 56 नंबर का प्रश्न है जो थोड़ा लेंथी है, एकदम समझ के करना होगा हमें। त्रिज्या 2r धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास व 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। मतलब एक बेलन है, क्या है? एक बेलन। ये हमने एक बेलन बनाया, उस बेलन के अंदर वो क्या है? एक गोला है। समझ में आई बात? उस बेलन के अंदर क्या है? गोला है। बेलन पूरी तरह पानी से भरा जाता है। बेलन ये जो है इसको पूरी तरह पानी से भर देंगे, लेकिन आपको एक बात तो इस चित्र से भी समझ में आ रही है, जितनी दूर में ये गोला रखे जाएगा उतनी दूर में तो हम पानी नहीं भर पाएंगे। ठीक है, यह मानते हुए कि पानी पूर्ण रिक्त स्थान को भरा है। रिक्त स्थान का मतलब गोले को छोड़कर पानी बेलन में हर जगह भरा हुआ है। ये बात आप इस चित्र से समझ सकते हो। देखो इस गोले की त्रिज्या प्रश्न में कितनी दी है? पहली लाइन में दी है कि 2r त्रिज्या का गोला है, तो 2r त्रिज्या का गोला हो गया। अब देखो अगर हम इस बेलन की बात करें तो बेलन का 4r आंतरिक व्यास, तो देखो ये बेलन का व्यास, ये पूरा व्यास कितना दिया प्रश्न में? 4r, तो इस बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 2r। तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? बेलन की त्रिज्या भी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2r। अब बोला है हमारे पास तो भरे हुए पानी का आयतन। अब पानी का आयतन तो तभी निकलेगा ना जब मैं इस पूरे बेलन के आयतन में से इस गोले के आयतन को माइनस कर दूं, तभी तो निकलेगा। तो सबसे पहले हम अलग अलग निकालते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र हम पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर में एच। ठीक है, पाई का मान 22, चलो पाई को पाई रखते हैं। आर का मान, इसकी त्रिज्या भी 2r है, इसकी त्रिज्या भी r है, तो 2r का स्क्वायर। एच देखो बेलन की ऊंचाई कितनी दी है प्रश्न में? 4r, तो बेलन की ऊंचाई प्रश्न में दी है 4r, तो पाई 2r का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर गुणा में 4r, तो 4 चौके 16 पाई, r की पावर 2 यहाँ है, r की पावर 1 यहाँ है, तो 16 पाई r क्यूब। ये किसका आयतन आ जाएगा? बेलन का आयतन। ठीक है, ये एक बात तो हमारी यहाँ से तैयार हो गई कि पूरे बेलन का आयतन कितना है? 16 पाई r क्यूब। अब मैं इस गोले का निकाल लेता हूँ, तो लिखो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई को ऐसा कैसा रहने दो r, तो गोले की त्रिज्या भी तो 2r है, तो 2r की क्यूब 4/3 पाई 2r क्यूब, तो 2 की क्यूब 8 r क्यूब। अब देखो 8 चौके 32/3 पाई ऐसा कैसा और r की क्यूब। तो इस पूरे बेलन का आयतन 16 पाई r क्यूब, गोले का आयतन 32/3 पाई r क्यूब। तो प्रश्न में देखो पूछा क्या? भरे हुए पानी का आयतन। तो मतलब हम किस पानी का आयतन कैसे निकालेंगे कि इस पूरे में से इसको घटा दें? अब मैं घटा देता हूँ, तो पानी का आयतन, अब पानी का आयतन कितना आ जाएगा? पानी का आयतन आ जाएगा पूरे बेलन का आयतन 16 पाई r क्यूब में से
32/3 पाई आर क्यूब, गोले के आयतन को कम कर देंगे तो लघुत्तम आ जाएगा इसका 3। लघुत्तम 3 आया तो 1 को 3 से 3 तो 16 3 48 पाई आर क्यूब माइनस 32 पाई आर क्यूब। तो 48 पाई आर क्यूब में से 32 पाई आर क्यूब गए, हमारे पास बच जाएंगे 16 पाई आर क्यूब बटे में 3। ये कितने किसका आयतन है? ये है पानी का आयतन। ठीक है, अब सुनो, प्रश्न में बोला है पानी का आयतन। देखो गोले के आयतन से, गोले के आयतन से, गोले के आयतन से, तो कंपैरिजन एक बार हम गोले के आयतन से करके देख लेते हैं। अगर मानो गोले का आयतन है 32/3 पाई आर क्यूब और पानी का आयतन है 16 पाई आर क्यूब बटा 3, तो यदि मैं इस गोले के आयतन को 32/3 पाई आर क्यूब को आधा कर दूं, अगर मैं आधा कर दूं तो देखो करके देखते हैं। इस 2 से ये 32 कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। तो 16/3 पाई आर क्यूब, तो देखो 16/3 पाई आर क्यूब ही किसका है? पानी का आयतन। तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा जब मैं गोले के आयतन को क्या कर दूं? आधा कर दूं। समझ में आई बात? तो ऑप्शन देखो, गोले के आयतन से दोगुना, जी नहीं, गोले के आयतन से आधा है, ये बात बिल्कुल सत्य होगी। जब मैं गोले के आयतन को आधा कर देता हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा? पानी के आयतन के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आज 26 तारीख दिनांक को पूछा गया था, जिसमें मैथ का अंतिम सवाल है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों की क्या होगी? कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा? ये प्रश्न में पूछा है। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि घनाभ, तो घनाभ का जो आयतन होगा क्या होगा? घनाभ का आयतन वो किसके बराबर हो जाएगा? सिक्कों के आयतन के बराबर। सिक्कों के आयतन। अब वो पूछ रहा है कि कितने सिक्के हम लेंगे तब जाके, मान लो मैं कह देता हूँ x सिक्के लेंगे, यदि x सिक्के ले लें तब इन दोनों का आयतन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहली बात तो यही इस पूरे प्रश्न में करके देखना है। अब हम देखते हैं कि सिक्के कैसे। ठीक है, सिक्का के आयतन, सिक्कों के आयतन, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्का है कैसा। सिक्का हम दैनिक जीवन में कहते हैं कि सिक्का एक वृत्त है, लेकिन देखो उसने प्रश्न में अलग से क्या कर दिया? मेंशन कर दिया कि 2 मिलीमीटर मोटाई। तो मोटाई उसने दी है, तो वो जो एक सिक्का है राउंड शेप का, उसकी कुछ ना कुछ क्या है? मोटाई। तो जो मोटाई है उसकी, वो उसका क्या काम कर देगी? ऊंचाई का काम कर देगी। जैसे मानो ये इसके चारों तरफ थोड़ी 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 मोटाई है, ये जो मोटाई है ये उसके किसकी तरह काम कर देगी? ऊंचाई की तरह काम कर देगी। तो तब ये सिक्का ना कहकर इसको हम क्या कहेंगे? बेलन। क्या कह देंगे? बेलन। जिसकी त्रिज्या तो सिक्के की त्रिज्या के बराबर होगी, जिसकी जो ऊंचाई होगी बेलन की, वो उसकी क्या हो जाएगी? मोटाई। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो प्रश्न, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है? 5.5। तो 5.5 को मैं लिख सकता हूँ 5.5। अब घनाभ का आयतन होता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अगर मैंने सिक्के को मैंने क्या बना दिया है? बेलन। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर में एच। तो बराबर पाई आर स्क्वायर में एच और मल्टीप्लाई में एक्स। कितने सिक्के हैं? एक्स सिक्के हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करता हूँ लंबाई 5.5 गुणा चौड़ाई गुणा में 10 गुणा में एच। हाइट कितनी हो जाएगी? 3.5 बराबर पाई। पाई का मान हम ले लेते हैं अमूमन 22/7। आर देखो, अब बोला क्या है कि घनाभ वाले 1.75 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? अब देखो 1.75 सेंटीमीटर उस सिक्के की क्या है? व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? आधी। तो 1.75 की आधी, और इसका भी क्या कर दें? पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और एच। तो जो त्रिज्या का तो स्क्वायर हो गया कि व्यास दिया है हमें 1.75, तो त्रिज्या हो गई उस सिक्के की आधी और उसका स्क्वायर। अब देखो ऊंचाई की बात करें तो उस सिक्के की जो मोटाई होगी वही उसकी ऊंचाई का काम कर देगी। तो दिया है प्रश्न में उसकी मोटाई कितनी है? 2 मिलीमीटर। हम एक चीज़ जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तब हम अगर हम देखें तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1/10 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 2/10। तो 2/10, तो ऊंचाई कितनी होगी? 2/10। और अब ये मिलीमीटर किस में चेंज हो गया है? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब मैं इनको कंपेयर कर लेता हूँ और गुणा में एक्स तो है ही। अब देखो 5.5 को लिख सकता हूँ 55/10 गुणा 10 गुणा में 35। इसका पॉइंट हटा के भी नीचे में 0 लिख सकता हूँ, बराबर 22/7 गुणा, अब 1.75 है, अगर आप इसको देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 175/2 गुणा में 100, इसका स्क्वायर गुणा में 2/10 को मैं लिख दूँ, चलो 2/10 ही पड़ा रहने देते हैं, और गुणा में x। चलो आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो 1/10 से 1/10 कैंसिल, तो 55 गुणा 35/10 इज इक्वल्स टू
22/7। अब मैं इसको 2 बार लिख दूंगा, 175/2 गुणा में 100। इसको भी वापस लिख दूंगा, 175/2 गुणा में 100 गुणा में 2/10 और गुणा में x। तो देखो इधर भी 10 और इधर भी 10 कट गया। 11 के पहाड़े से 11 दूने 22 और 11 पंजो 55। ठीक है, अब देखो 25 के पहाड़े से जाएगा 7 बार, 25 से ये जाएगा 4 बार, ये भी फिर जाएगा 7 बार, ये 100 फिर जाएगा 4 बार। देखो ऊपर 2 है, इस 2 से ये गया 2 बार, 7 एक साथ से एक साथ कैंसिल, ये एक और 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो 4 और 2, 4 दूनी 8, एक ये भी तो 2 है हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 बराबर 16, जो नीचे भाग x/16 बराबर 35 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणा में 35, 35 गुणा में 5 बराबर x। देखो यहाँ पर एक 7 भी हमने छोड़ा है, तो ये एक 7 भी आ जाएगा। अब सुनो, इस 7 से ये 35 जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो 5 5 है 25 बराबर x/16। तो x का मान कितना आ जाएगा, 25 गुणा में 16। अब 25 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 पंजो 80 का 0 हासिल की 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 400। तो अर्थात हमें कितने सिक्के चाहिए, 400 सिक्के चाहिए, जब जाकर हम क्या कर पाएंगे, 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के सिक्के से एक घनाभ बना पाएंगे। देखो कितने सिक्के चाहिए हमको, 400, 4000 नहीं सॉरी 400। तो 400 किस ऑप्शन में मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर बी आंसर।